जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ चेक करें ज़रा आपको आ रही सबको? जी, वालेकुम सलाम सर, आ रही है? चलें जी, थैंक वालेकुम यू सो मच। अस्सलाम जी, सर इमरान आ क्या रही क्वेश्चन है आपका? परवेज़ आपने अपना माइक ऑफ रखना है। आपका माइक ऑन है, 2 दफ़ा मैंने म्यूट किया है, इसको चेक करें ज़रा। गुज़ारिश आपसे ये रहेगी कि ड्यूरिंग डिस्कशन आपने एक दफ़ा अपने ज़रा माइक्स जो हैं उनको ऑफ रखना है और जैसे ही फिर आपको जो है ना, जो आपके क्वेश्चन्स हैं, वो लास्ट के ऊपर लेंगे। मुझे सिर्फ़ आपके मैक्सिमम भी चाहिए तो वो 15 से 20 मिनट चाहिए। इन 15-20 मिनट में मैंने जो आप तक कन्वे करना है जो चीज़ें, वो मैं कर दूँगा। देन आपके जो भी क्वेश्चन्स और जो भी आपकी सजेशंस, जो भी आपके जो कुछ भी होगा तो वो डेफ़िनेटली आपका लास्ट के ऊपर जो है ना उसको मैनेज करेंगे। अभी 2 मिनट आपके पास हैं, हमारे पास अभी 58 हुए, तो 9 बजे राइट फिर जो है ना इसको स्टार्ट करेंगे। जी, स्क्रीन चेक करें, विज़िबल है सबको? जी सर, विज़िबल। चलें जी। आज की हमारी जो डिस्कशन है, वो बेस करेगी ख़ास तौर पर वन पेपर को तो नहीं हम लेके चलेंगे आज, लेकिन इंग्लिश के ऊपर कि आपने वन पेपर की इंग्लिश और उसके बाद आपकी जो तहसीलदार की इंग्लिश है, आपने उसको कैसे टैकल करना है। और लास्ट के ऊपर आपका वो क्वेश्चन जो बड़ी दफ़ा मुझसे पूछा गया है कि अभी तहसीलदार की पोस्ट जो है वो कब आएँगी, मुझे लास्ट पे याद करवाइएगा, मैं इसको एड्रेस करता हूँ। तो आपने तहसीलदार में और वन पेपर में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने करनी है? क्या ऐसा डिफ़रेंस है इसमें? वन पेपर में जहाँ पे 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन्स आते हैं इंग्लिश में से और एक जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है पूरे का पूरा इंग्लिश का, उसको आपने कैसे डील करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है और आपको उसके लिए कितना टाइम चाहिए डेली बेसिस पर, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है। मुझे तकरीबन मोस्टली मुझे जानते हैं लोग। मेरा नाम हाफ़िज़ तनवीर अहमद है। करंटली जो है वो मैं सर्व कर रहा हूँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में और ये कुछ मेरे माइक ऑफ रखिएगा जिसका ऑन है। माइक आपने ऑन नहीं करने। लास्ट के ऊपर फिर आपको मैं अलाउ कर दूँगा, आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन हुआ, आप उसको जो है ना वो पूछ सकते हैं। ये थोड़ी-सी मेरी प्रोफ़ाइल है पीपीएससी के बारे में और एफपीएससी के बारे में, डिफरेंट टेस्ट्स हैं जो मैंने क्वालीफ़ाई किए हैं। इसमें कुछ रिटन क्वालिफ़िकेशन है, कुछ मेरी जो है वो रिकमेंडेशंस भी हैं यहाँ पे। तो ये सारे का सारा मेरा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है। ये दिखाने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैंने कोई बड़ा वहाँ पे मार्का मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसका यहाँ पे मकसद ये है कि मैंने जो है वो इतनी कैपेबिलिटी पीपीएससी ने दे दी हुई है बार-बार अपीयर होने के बाद या एफपीएससी ने, तो अंदाज़ा हो चुका है चीज़ों का कि वो क्या आपसे डिमांड करते हैं और हम उनको कैसे टैकल करते हैं। सिर्फ़ आपके द 15 से 20 मिनट चाहिए, इसमें मैंने सब कुछ आपको इलैबोरेट कर देना है। एक बात मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आपकी ज़िंदगी जो है वो इतनी आसान नहीं है, जितना हम लोग समझते हैं। असल में हमारी यूथ की प्रॉब्लम ये है कि वो चाहते तो ये हैं कि हमें एक किस्म का प्रोटोकॉल मिले, हमें एक किस्म की लग्ज़री जो लाइफ़ है, वो हम उसको ले सकें। लेकिन उसके लिए जो है ना काम, वो करना, वो कहते हैं ना काम जो है वो जवान की मौत है। तो वो मौत वाला हिसाब-किताब बन जाता है कि मेहनत नहीं करनी, देन फिर जो है ना वो एक बड़े सुहाने ख्वाब और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उसको इमेजिन करना, तो ये उसके बारे में लाइफ़ है, उसके बारे में ये कोट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइफ़ जो है ना वो उतनी आसान नहीं है, जितनी आप लोग समझते हैं, जितनी मैं समझता हूँ। ये बड़ी मुश्किल सा काम है, लेकिन इसको मैनेज करना जो है वो आपके हक में है, आपके हाथ में है। आप उसको जो है बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर सोचा जाए मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आज का जो है वो रियल लाइफ़ की प्रॉब्लम्स नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आज का पीपीएससी के हिसाब से और एफपीएससी के हिसाब से। आपने इसमें कैसे वर्क करना है और कैसे-कैसे चीज़ों को डील करना है। ठीक है? अच्छा, एक पॉइंट है मेरा हमेशा रहा है और जब मैं तैयारी करता था इसके बारे में, उस वक़्त भी था मेरा ये और आज भी है। ऑल्दो कि मैं एक अकेडमी रन कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज भी अकेडमीज़ के खिलाफ हूँ और उस वक़्त भी खिलाफ था। उसकी रीज़न क्या थी? मुझे जो करियर है मेरा तकरीबन 2018-19 से स्टार्ट होता है और 22 पे ये जाके ख़त्म होता है, 21 पे, 22 पे जैसे तहसीलदार की एग्ज़ामिनेशन होती है, उसके बाद मैं किसी पेपर में अपीयर नहीं हुआ। तो इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है।
और उसमें सबसे बड़ी जो मैंने चीज़ सीखी है, ये नहीं कि मैं अकेडमी को रन कर रहा हूँ, एक मैं अपने अनबॉयस्ड ओपिनियन दे रहा हूँ अकेडमीज़ के बारे में, कि अकेडमीज़ वो जिन्होंने इस फ़ील्ड में कुछ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने मैं बहुत सारे ये एडवर्टाइज़मेंट देखता होता हूँ बाज़-औक़ात, तो वहाँ पे लिखा होता है प्रोफ़ेसर जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसने एक टीच करना है जी पाकिस्तान अफ़ेयर को, तो नीचे लिखा होता है एमफ़िल इन पाकिस्तान स्टडीज़। और अगर किसी ने मैथमेटिक्स को टीच करना है, तो नीचे लिखा होता है कि मैं पीपीएससी की तैयारी करवाता हूँ, मैं मैथमेटिक्स को टीच करूँगा लेकिन मेरा एमफ़िल है मैथमेटिक्स में। मैं पीपीएससी की मैथ को क्लियर करूँगा। और इस तरह इंग्लिश के बारे में और बाकी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रखे होते हैं अकेडमीज़ ने, जिनके मैं खिलाफ हूँ। क्यों? क्योंकि उनको पता ही कोई नहीं है कि आपके जो जर्नी है पीपीएससी का, वो किस तरह का जर्नी है और क्या चीज़ें उनको रिक्वायर्ड है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उनमें कुछ एमफ़िल भी हैं, कुछ मास्टर्स भी हैं, मोस्टली मास्टर्स हैं, देन बैचलर्स भी कुछ हैं। उनमें एक स्टूडेंट जो था, उसका मैं नाम नहीं यहाँ पे मेंशन करूँगा, मेरा ख़्याल है किसी बंदे ने उसके कमेंट्स देखे भी होंगे किसी ग्रुप में। वो एमफ़िल था मैथमेटिक्स में। उसने कहा कि सर मैंने जो एमफ़िल मैथमेटिक्स जो हूँ, लेकिन आज तक मैंने पीपीएससी का जो पेपर पैटर्न है, जो चीज़ें हैं, जो पीपीएससी रिक्वायर्ड हैं, मैथमेटिक्स के लिहाज़ से, वो आज तक हमने पढ़ी नहीं है और ऐसे ही है। आप कंप्यूटर साइंस की बात कर लें, मेरा एमएस है कंप्यूटर साइंस में, तो लेकिन आपका जो वर्ड है, जो एमएस ऑफ़िस है, जो आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स हैं, वो हमने आज तक नहीं पढ़े। किसी कोर्स में हमने एमएस वर्ड को या एमएस ऑफ़िस को एक प्रोफ़ेशनल तरीके से नहीं डील किया। उसके लिए अलग से सेपरेट कोर्सेज़ हैं। सो ये कहना कि मेरे पास जो है वो फलाने जो हैं वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, हम जो है वो इस तरह करते हैं, तो ये इनके खिलाफ हूँ मैं। और हर वो बंदा, वो चाहे कोई भी है, जिसने पीपीएससी का एक सफ़र किया है और उस सफ़र पे, उस जर्नी पे वो चला है, चाहे वो हार्ड जर्नी थी, चाहे वो उसकी लेस जर्नी थी, चाहे उसकी लॉन्ग है, जितनी भी है, लेकिन कम से कम उसको पीपीएससी के सिलेबस का पता है। तो जिसको पता है आप उसको जॉइन करें। और उसको जॉइन करने का मकसद ये है कि आप जो है उसको डेफ़िनिटली अगर आपका पीरियड जो है वो 3 से 4 साल का है, तो वो आपके पीरियड को मिनिमाइज़ कर देगा। मुझे नहीं लगता, मेरी वैसे एक बड़ी फ़ेमस इसके बारे में कोटेशन है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वन पेपर के लिए ख़ास तौर पर, कि ये तकरीबन 6 माह की जर्नी होती है। अगर आप इसको फ़ोकस्ड होके किसी कट ऑफ होके दुनिया से, यहाँ पे जहाँ पे आपको अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ता है, अपने जो डेली रूटीन्स हैं, जो बड़ी आपकी लाइफ में मिसमैनेज्ड हैं, आपको उनको छोड़ना पड़ता है, देन डेफिनिटली आपका 6 माह का पीरियड है, अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्शंस जो कोई भी बंदा जिसने बीपीएससी को क्रैक किया है, वो अगर आपको देता है। और अगर आपको वो प्रोफ़ेसर्स देते हैं जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके लिए मैं खिलाफ हूँ, आपको भी कहूँगा, उनको किसी को जॉइन ना कीजिएगा और आपको ये भी कहूँगा कि मुझे जॉइन नहीं करना इन बातों को सुन के, कम से कम उस बंदे को ज़रूर जॉइन करें, जिसने बीपीएससी को क्रैक किया है या जिसको बीपीएससी के बारे में पता है। तो इस वजह से मैंने ये सारा काम किया था, जो मैंने स्टार्ट किया था। मेरी अकेडमी है, डेफ़िनेटली मैं उस अकेडमी के अगेन बात के खिलाफ नहीं हूँ, जो बंदे प्रोफ़ेशनल हैं, जिनको बीपीएससी का पता है। लेकिन उनके खिलाफ हूँ जिनको इसके बारे में अंदाज़ा ही कोई नहीं है, सिवाय इसके कि उनके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं और बस ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सो वापस आते हैं और 2-4 रीज़न्स हैं और भी बहुत सारी रीज़न्स हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की है कि चंद एक और उसके बाद मैं आपको और भी देखूँगा, अगर मिली तो आपके साथ शेयर कर दूँगा। सो स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं जी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में? ये मेरा एक क्रक्स है, जो मैं तकरीबन हर लेक्चर में जो है ना वो जब हम स्टार्ट करते हैं किसी बैच को, तो उसमें मेंशन कर देता होता हूँ कि ये रीज़न्स हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल होते हैं। यहाँ पे एक रीज़न मैंने मेंशन मेरा ख़्याल नहीं की, जो टॉप मोस्ट रीज़न है कि बीपीएससी में, आपके एफपीएससी में, आपके एनटीएस में और दूसरे जो टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं, उनमें लोग क्यों फेल होते हैं। उसमें एक रीज़न जो है ना वो बड़ी इम्पोर्टेंट रीज़न है, वो ये है कि जैसे ही आपकी ऐड आती है और फिर हम जो है ना उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं कि हमने बीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, हमने एफपीएससी में जाना है, हमने फलाँ टेस्टिंग एजेंसी में जाना है। हालाँकि ये जो है ना ये आपका माइंडसेट, ये बड़ा ही मैं कहूँगा कि पुअर काइंड ऑफ मेंटालिटी है कि जैसे ही कोई सीट अनाउंसमेंट होती है फिर आप उसके सामने आते हैं, ऐसा नहीं होता। अब देखिए पंजाब में ख़ास तौर पर जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है और वो लोग जो 2020 में या 2021 में क्योंकि इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं आई पीपीएससी में भी
और प्रीवियसली वो टीचर्स आ जाया करते थे, को 50,000 को 40,000 को 60,000, उसमें काफ़ी लोग जो है ना उनको रोज़गार मिल जाता था। लेकिन इस दफ़ा वो भी नहीं हुआ, तो काफ़ी लोग पड़े बैठे हैं। तो हमें बजाय इसके कि वेट करना चाहिए किसी चीज़ का कि वो अनाउंसमेंट होती है, देन फिर जो है ना वो हम फाइनल करेंगे कि हमने क्या करना है। आपको आज ही अर्जेंट बेसिस के ऊपर अगर आपने इस जर्नी को स्टार्ट करना है या आप स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपको जो है वो इसको डील करना है और बड़ा सीरियस होके डील करना है। तो आपको ये नहीं सोचना, ये नहीं देख कि अभी सीट्स अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद फिर आपके पास 1 महीना होगा अप्लाई करने का, फिर आपके पास 1 महीना होगा टेस्ट का, 2 महीने मिल जाएँगे तो मुझे पता है मैंने 2 माह में कर जाना है, ऐसा नहीं है। अब तहसीलदार की बात करें, तो मुझे मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये है जी कि तकरीबन मिनिमम भी अगर लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किया 14 सीट्स के ऊपर, तो ये तकरीबन 60,000 के लगभग सीट्स लोग एप्लीकेंट्स होंगे और ये मैं मिनिमम कह रहा हूँ, मेरा ख़्याल है मैक्सिमम इसके ऊपर चले जाएँगे। सो 60,000 लोग और 14 सीट्स, उनमें आपने कम्पीट करना है। जो प्रीवियस इसकी जो रिकमेंडेशन हुई है 2022 में, उसमें तकरीबन 1,03,000 लोग थे। और 68 सीट्स थी। तो देखिए आपकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी पढ़ी-लिखी है और स्पेशली आफ्टर कोविड, कोविड के बाद जॉब्स इतनी ज़्यादा नहीं आई पाकिस्तान की इकोनॉमी की वजह से और उसके बाद बाकी और बहुत सारी रीज़न्स हैं। तो आजकल लोग जो हैं वो बड़े पढ़े-लिखे बैठे हैं, हमने उनके साथ कम्पीट करना है। कम्पीट ऐसे नहीं होता कि ऐड आएगी फिर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको बड़े बेसिक से डेली बेसिस पे और मैं ये कहता होता हूँ कि ऐड आने से पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो। जैसे ऐड आए आप अपनी उसकी रिवीजन की तरफ जाएँ। सो पास पेपर के ऊपर आपने रिलाई नहीं करना, फुल्ली रिलाई नहीं करना। ये फुल्ली का मतलब वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं सोचना कि पास पेपर पढ़ लिए तो काफ़ी ठीक है। और जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं जिसमें व्हाट इज़ व्हाट मुझे मेंशन तो नहीं करना चाहिए वैसे यहाँ पे। कुछ ट्रेडिशनल बुक्स हैं, कुछ पब्लिशर्स ने लिखी हुई हैं, तो आपको जो है वो उनको फ़ॉलो नहीं करना। जो मोस्टली रिकमेंडेड है, जिसमें एक बड़ी-सी बुक है नाम उसका यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा कि जिसमें तकरीबन उसने जो है वो सारे ही सब्जेक्ट्स डाल दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस भी है। उसमें कुछ नहीं आता आपका। सो यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल बुक्स जो है उसको आपको आपके लिए मेरा ख़्याल है कि वो इतना ज़्यादा ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल चीज़ नहीं रहेगी। सो आपने ट्रेडिशनल बुक का इस्तेमाल नहीं करना और उसके बाद आपने जो भी नॉलेज लेना है, उसको बड़े ही बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके चलना है। बेसिक नॉलेज आपको होगा, देन डेफ़िनिटली आपको जो है ना वो एडवांस नॉलेज की भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएँगी और उसके बाद लैक ऑफ सीरियसनेस, लैक ऑफ गाइडेंस और इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स जो है वो फ़ेल होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं शॉर्टली मेंशन कर गया हूँ यहाँ पे क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, देन आपके क्वेश्चंस भी हैं, अभी हमने इंग्लिश को भी डील करना है। तो ये थोड़ी-सी एक बेस थी कि हम जो है वो आज का सेशन क्यों कर रहे हैं और स्टूडेंट्स अगर फ़ेल हो रहे हैं, तो उनमें चंद एक रीज़न्स हैं। इसके अलावा भी रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट रीज़न्स हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वजह से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं। आप लोग चेक कीजिएगा वन बाय वन अपने अंदर, कोई ना कोई यहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर रहे होंगे। उसमें सबसे बड़ी जो मिस्टेक मुझे नज़र आती है वो लैक ऑफ सीरियसनेस है। लोग सीरियस नहीं है, जो बंदे सीरियस हैं वो निकल जाते हैं। जो बंदे सीरियसनेस से थोड़े से ख़ाइफ़ हैं या उससे नाराज़ हैं सीरियसनेस से, तो उनको चाहिए कि वो सीरियस हो जाएँ और देन फर्दर जो है वो अपनी स्टडी को लेके चलें या फिर मेरी 2 बातें होती हैं इस बारे में कि आपने या तो सीरियस हो जाएँ पीपीएससी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए या फिर जो है ना आप लोग इसको छोड़ के कोई काम सीखें। अगर आपको काम नहीं आता तो फिर भी कोई काम सीखना चाहिए और काम सीख के फिर अपना काम चलाएँ, अपना रोज़गार चलाएँ। अगर आपने सीरियस सीरियस होके यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन नहीं करनी वन पेपर की। वन पेपर की कर लें, किसी भी एग्ज़ाम की कर लें। तो सीरियसनेस इज़ रिक्वायर्ड। फर्दर आते हैं जी, उसके बाद लास्ट है मेरा ख़्याल है ये स्लाइड आज की। उसके बाद हम इंग्लिश की तरफ जाते हैं। ये होता है जी आप यू आर द किंग ऑफ योर लाइफ़, यू कैन मेक इट और ब्रेक इट। ज़िंदगी आपकी है, आप उसके बादशाह हैं। जो करना है आपके हाथ में आज भी है और अगले तकरीबन अगर आपकी एज 25 साल है, अगले तकरीबन 8 साल तक आपकी एज, आपकी लाइफ़ आपके हाथ में है। देन फिर क्या होगा? फिर आपकी लाइफ़ आपके हाथ में नहीं रहेगी। ऑल्दो लाइफ़ तो अल्लाह ताला के हाथ में है, मैं उसको बनाने की बात कर रहा हूँ। तो जब आपकी 32 इयर्स एज हो जाएगी, 30 प्लस चले जाएँगे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपकी जो ग्रिप है लाइफ़ के ऊपर, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। आपको चीज़ें चाहिए, आपको माशरे में डिग्निटी चाहिए, आपको अपना जो जो फैमिली है जिसको आपने मैनेज करना है, चाहे वो मेल हैं, चाहे वो फीमेल हैं,
उन्होंने मैनेज करना है, तो उनको उसकी मैनेजमेंट करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें चाहिए, ठीक है? वो चीज़ें उनको हासिल करने के लिए आपको पहले तकरीबन 30 साल मिल जाते हैं। इसके बारे में मेरी एक बड़ी फ़ेमस थ्योरी है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में ज़िंदगी इंसान की जो है ना वो तकरीबन पाकिस्तान में देखें तो 45 इयर्स है, अप्रॉक्सिमेटली एवरेज। और मैं चलें इसको कह देता हूँ कि आपकी एज जो है वो 60 इयर्स है। अल्लाह पाक आपकी सबकी उम्र दराज़ फ़रमाए। मैं कहता हूँ कि 60 इयर्स आपकी एज है और उसके ऊपर मेरी एक थ्योरी है। बात ये है कि अगर आप ज़िंदगी में 60 जो इयर्स हैं उसको 2 हिस्सों में तक़सीम करें, तो आपके पास आते हैं 30 इयर्स। और अगर आपके पहले 30 इयर्स हैं, जिसमें पहला फ़ेज़ जिसमें आपका बचपन है, जिसमें आपकी जवानी है, जिसमें आपकी जवानी का शबाब है, तो ये जो फ़ेज़ है, अगर आपने इसमें मेहनत की हुई है, वो वन पेपर की बात कर लें, वो आप किसी हुनर की बात कर लें, किसी बिज़नेस की बात कर लें, फ़ॉरेन कंट्री में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ पे काम करते हैं, वो बातें कर लें। जहाँ पे भी, अगर आपने मेहनत की हुई है किसी भी फ़ील्ड में, तो इंशाल्लाह जो आने वाले 30 ईयर जिसमें 31 से लेके 60 तक, वो इंतहाई आपके शानदार गुज़रेंगे, जिसमें आपकी फैमिली लाइफ़ होगी, जिसमें आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ होगी, जिसमें आपकी सोशल लाइफ़ होगी, रिलीजियस लाइफ़ होगी, सारी चीज़ें ये आपकी बड़ी शानदार गुज़रेंगी। लेकिन अगर आपने वो 30 इयर्स जो यूनिवर्सिटी टाइम के थे, जो कॉलेज टाइम के थे, जो आपका बचपन था, जो आपका स्कूल टाइम था, अगर आपने उनको वेस्ट किया है, अगर आपने उनके लिए उस वक़्त ये सोचा था कि बाद में कर लूँगा, तो फिर आपको जो है ना वो अपनी लाइफ़ के बारे में बड़ा ही सीरियस होके सोचना चाहिए। सो ये हरगिज़ इन बातों का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने मुझे जॉइन करना, नो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सीरियस होना है और सीरियस होके चाहे कोई भी काम करें। आप बिज़नेस करें, आप पढ़ें, आप कम्पीट करें, आप बाहर जाएँ, जो भी आपने करना है, वो करें लेकिन सीरियस होके अपनी लाइफ़ को किसी साइड पे लगाएँ और जो आपकी वो 30 इयर्स ज़ाया हो चुकी है, उनकी कंपनसेट करने के लिए उनको आपको कम से कम 1 साल ऐसा करना चाहिए कि दुनिया आपको भूल जाए और वो चाइनीज़ प्रोवर्ब आप सबको याद होगी कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि जब आपकी कामयाबी आए तो वो खुद ही रौला डाल दे और सबको पता चल जाए कि बंदा कामयाब हो गया। तो आज की ये बातें थी जी हमारी बड़ी बेसिक सी बातें थी, बड़ी रियलिस्टिक बातें थी, लॉजिकल बातें थी। अब आते हैं इंग्लिश के मुतालिक। अगर यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो बोलें प्लीज़। आवाज़ आपको क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस जी, सर। वापस आते हैं जी टॉपिक के ऊपर। वो सारी बातें जो है ना वो भी ज़रूरी थी। वो एक ज़िम्मेदारी भी है और कुछ चीज़ें भी ज़रूरी हैं उसमें। और वो उनको गाइड करना जो बेचारे तकरीबन कोई 2-2 3-3 साल से लगे हुए हैं, वो भी एक ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी हुई है और हर एक बंदे की ज़िम्मेदारी है जिसने क्रैक किया है इसको उसको बताना चाहिए। सो कमिंग टू द पॉइंट कि हमने कैसे प्रिपेयर करना है जी तहसीलदार की इंग्लिश को और कैसे ये डिफरेंट है वन पेपर से। वन पेपर और तहसीलदार का पेपर सबसे पहले तो डिफरेंस आपको यहीं से नज़र आ जाता है कि ये आपका जो है ना वो बन जाता है जी, ये 100 मार्क्स का पेपर है और वहाँ पे तकरीबन आपकी कोई 12 से लेके 15 नंबर तक की इंग्लिश आती है। ठीक है? अच्छा। अब आपने यहाँ पे जो compete करना होता है ना वन पेपर में जिसमें मैं जनरल नॉलेज की बात में यहाँ पे जीके लिख देता हूँ क्योंकि जीके में इंग्लिश आती है ना 12 से 15 नंबर की। सो यहाँ पे आपने compete करना होता है जनाब मैक्सिमम भी लगा लें तो 40,000 अगर बड़ी अच्छी सीट है तो 40,000 के लगभग एप्लीकेंट्स होते हैं और उनको आपने compete करना है और जिसमें आपके तकरीबन 10 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, जिसके 12 से 15 नंबर होते हैं। यहाँ पे आपका कंपटीशन जो है वो मिनिमम भी हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि 60,000 से कम होगा। ठीक है? और यहाँ पे तकरीबन आपके पास जो सीट्स हैं, वो 14 सीट्स हैं। ओपन मेरिट पे, बाकी तो मिनिस्टीरियल कोटा वो तो एक अलग बात है। उसमें वो आप जा भी नहीं सकते, उसमें वो सारे जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एम्प्लॉइज़ हैं या बाकी डिपार्टमेंट उन्होंने मेंशन कर देने हैं। प्रीवियस ऐड में उन्होंने किए हुए हैं। अगर किसी ने देखना है कि मिनिस्टीरियल कोटा में कौन-कौन अप्लाई कर सकता है,
प्रीवियस ऐड को डाउनलोड करें, उसमें उन्होंने डिपार्टमेंट्स मेंशन किए हुए हैं कि ये बंदे ये कर सकते हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर आपका डिपार्टमेंट उसमें आता है तो आप उसमें एलिजिबल हैं, अगर आपका नहीं आता तो आप उसमें जो है ना वो अप्लाई करने के अहल नहीं है। सो 60,000 यहाँ पे 40,000, यहाँ पे सीट्स भी ज़्यादा हो सकती हैं, यहाँ पे 14 सीट्स हैं और ये 60,000 जो है मिनिमम बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ऊपर चला जाएगा, मुझे लगता है 1 लाख के ऊपर चला जाएगा, तो ये मिनिमम है जी आपका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आए, यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप एक्टिव वॉइस को करते हैं, वॉइसेस को करते हैं, मैं लिख देता हूँ सारी चीज़ें यहाँ पे। नंबर 1 आप यहाँ पे वॉइसेस करते हैं। नंबर 2 आप यहाँ पे नरेशन करते हैं, ठीक है जी। नंबर 3 आप यहाँ पे वोकैब करते हैं। वोकैब को आगे पे डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें नंबर 1 पे आ जाता है जी आपके वो सिनोनिम्स, नंबर 2 पे आ जाता है जी आपके वो एंटोनिम्स, ठीक है जी। और नंबर 3 पे आ जाती हैं जी आपकी वन वर्ड, नंबर 4 पे आ जाता है जी आपका जिसको हम कहते हैं ईडियम्स, नंबर 5 पे आ जाता है आपकी प्रपोजिशंस, प्रपोजिशंस, और इसी तरह एक लंबी लिस्ट है। आप अगर पीपीएससी की इंग्लिश की 1 पेपर की 12 नंबर वाली या 15 नंबर वाली आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें एक और भी आ जाता है टॉपिक आपका ग्रामर का। ग्रामर का आजकल पीपीएससी बड़ा टच कर रहा है इसको, ग्रामर। और देन जो है वो आपका इसमें प्रोवर्ब्स आ जाती हैं, और एक लंबी लिस्ट है जिसको हम कहते हैं कि पीपीएससी के सिलेबस में 1 पेपर में 12 से 15 नंबर वाले पोर्शन में आपको ये चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं। तो कैसे डिफरेंट है ये तहसीलदार का पेपर कि जिसको में हमने इसमें क्या चीज़ें ऐसी करनी, ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिख दी हुई हैं, इनको आपने प्रिपेयर करना है दोनों पेपर्स में। एक तो 1 पेपर में भी जो 12 नंबर का है, और दूसरा आपका 100 मार्क्स का जो तहसीलदार का पेपर है, उसमें भी ये सारी की सारी चीज़ें आपकी मेंशन है। ठीक है? सो यहाँ पे 1 बाय 1 पहले तो ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है? उसके बाद आइए, यहाँ पे आपने वो जो ग्रामर का पोर्शन है ना, उसको आपने ज़्यादा एनहांस करना है। पहली बात ये है कि अगर हम देखें तहसीलदार के पेपर को, तो इसको 2 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। एक हिस्सा आपका तकरीबन 30 मार्क्स का है, 30 टू 35 मार्क्स का, या 40 कर लें। डायरेक्टली इसको 40 मार्क्स दे दें, ठीक है? ये ऊपर-नीचे हो सकता है। और दूसरा आपका पोर्शन जो है वो 60 मार्क्स का है, 60%। इसमें आपकी वो सारी वोकैब आ जाती है। वोकैब का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि इसमें सिर्फ़ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आएँगे, नो। इसमें ये सारी चीज़ें जो ऊपर मैंने मेंशन की हैं, सिनोनिम्स आ जाते हैं, आपके एंटोनिम्स आ जाते हैं, वन वर्ड, इडियम्स, प्रपोजिशंस, प्रोवर्ब्स, और इस तरह की एक लंबी लिस्ट है जो इसमें आपकी आ जाती है आपके वोकैब वाले पोर्शन में। सो 40% आपका तकरीबन ये बनता है। एक मोहतात अंदाज़ा है मेरा इसके बारे में, ये परसेंटेज चेंज हो सकती है और मे बी हो भी जाए। बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं, जो हम 1 पेपर में नहीं करते, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक टॉपिक है जिसको हम पंक्चुएशन कहते हैं। पंक्चुएशन, ये हम नॉर्मली, मैं तो अपने किसी बैच में नहीं करवाता पंक्चुएशन, क्योंकि पीपीएससी 1 पेपर में 15 नंबर वाले पेपर में ये आपसे पूछता नहीं है, उसकी डिमांड नहीं है। मेरी हमेशा ये स्ट्रैटेजी रहती है कि जो चीज़ें इन हैं, जो पीपीएससी डिमांड कर रहा है, जो नीड ऑफ द आवर है, उसको जो है ना वो आपको प्रिपेयर करवाया जाए। सो पंक्चुएशन कभी पूछी नहीं, तो इस वजह से मैं करवाता नहीं हूँ, लेकिन तहसीलदार के पेपर में पंक्चुएशन एक नया टॉपिक है, ये आपने करना है। उसके बाद आ जाएँ जी, उसके बाद आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉर्मली मैं वैसे भी करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बड़ी ही डिटेल से करने हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी और रीज़न्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है, जो 1 पेपर में नहीं चाहिए थी। ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच। इसमें आपको सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन चाहिए। उसके बाद आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर चाहिए।
ठीक है जी। और उसके बाद आपको सेंटेंस कंप्लीशन हो गई, स्ट्रक्चर हो गया आपका, और उसके बाद आपको वो जो क्या कहते हैं उसको, जिसमें वो आपके सेंटेंस छोड़े होते हैं, ये कंप्लीशन में और होता है, वो एक और होता है, मुझे माइंड में नहीं आ रहा। चलें, इसमें आपको प्रोवर्ब्स चाहिए उर्दू से इंग्लिश। सर कंडीशनल सेंटेंसेस। नहीं, वो कंडीशनल तो एक और टॉपिक है ना, वो आपका मेंशन करना है अभी मैंने। प्रोवर्ब्स आ गई आपकी इसमें। इसमें दोनों तरह की प्रोवर्ब्स, आप लास्ट टाइम का पेपर देखेंगे, उसमें उसने दो तरह की प्रोवर्ब्स आपसे पूछी है। एक तो उर्दू से इंग्लिश, उर्दू टू इंग्लिश, और दूसरी आपसे उसने डिमांड की है इंग्लिश टू उर्दू। अब इंग्लिश टू उर्दू को, उर्दू में भी दो तीन तरह के वो पॉइंट पूछता है आपसे, वो मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उर्दू से इंग्लिश जो है ना, उसमें तो ये सादा सा होता है, तो उसने लिखा हुआ होता है कि आपका फॉर एग्जांपल ये उर्दू का मुहावरा है, जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो इसकी बताएं इंग्लिश क्या होती है। तो नीचे उसने ऑप्शन दी होंगी आपको, आपने उसमें से एक को टिक करना है कि ये इसकी ऑप्शन है। ये तो उर्दू में पूछ लेता है, उर्दू से इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश से उर्दू में दो तीन तरीकों से पूछता है। एक तो पूछ लेता है कि ये इंग्लिश का मुहावरा है, वो जो प्रोवर्ब है ज़रबुल मिसल, उसकी उर्दू नीचे बताएं कौन सी है। तो नीचे उसने ये ए बी सी डी ऑप्शन दी हुई है आपके सामने, आपने पहले इंग्लिश को पढ़ना है, और उसमें से एक जो है ना वो ठीक होगी, या उसमें नन ऑफ दीज का ऑप्शन होगा, आपने उसमें से कोई एक को टिक करना है। एक तो ये क्वेश्चन आता है। जी जी जी, बोलें, आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। आवाज क्लियर आ रही सबको? जी क्लियर जी सर, जी क्लियर। सर। चलिए, सो दूसरा पोर्शन ये है, सॉरी, दूसरा जो स्टेप है इसका, जिसमें उर्दू इंग्लिश से उर्दू में, उसमें एक ना वो छूट जाता है, वो वर्ड छूट जाता है। जैसे मुझे बड़ी याद है, आज भी याद आ रही है, जिसमें होता था कि एवरी क्लाउड, आप लोगों को भी याद आ गई होगी जिन्होंने पास पेपर पढ़े हुए हैं। एवरी क्लाउड हैज अ डैश लाइनिंग। क्या कहते हैं यहाँ पे, क्या आएगा? सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइन। ठीक है, सिल्वर लाइनिंग। तो नीचे उसने लिखा होगा सिल्वर गोल्ड, ये वो सब कुछ मिला के। सो एक इस तरह का क्वेश्चन आपसे प्रोवर्ब में पूछा जाता है। सो आपने किस तरह प्रिपेयर करना है, आपने इनको माइंड में रख के प्रिपेयर करना है कि मुझसे अगर उर्दू से इंग्लिश में पूछे तो मुझे आता हो, मुझसे अगर इंग्लिश से उर्दू पूछे तो भी आती हो, मुझे अगर वो कोई वर्ड मिस कर जाता है जिसमें सिल्वर गोल्ड जैसे आपके सामने एक एग्जांपल रखी है एक, तो मुझे फिर भी आता हो। तो आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो तहसीलदार है इसका इंग्लिश का पेपर, उसको आपने इस तरीके से डील करना है। अब इस तरह और भी चीज़ें हैं जो भी मैं आपको मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पे। जो आपका 60% का कोर्स है, 50 जो 40% है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं। मुझे माइंड में नहीं आ रही, वरना मैं वन बाय वन आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देता कि 40% में आपने क्या-क्या करना है, और 60%। सो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रोवर्ब्स, और उसके बाद आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, और कंडीशनल सेंटेंसेस सर जी, जी, बोलिए। टैग क्वेश्चन होते हैं, टैग टैग क्वेश्चन, क्वेश्चन। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। आपके हर पेपर में, हर वो दूसरे तीसरे पेपर में, वो आपसे ज़रूर पूछ लेता है टैग क्वेश्चन के बारे में। अब स्टूडेंट को टैग क्वेश्चन का पता ही नहीं होता कि ये क्या होते हैं। हालाँकि इतना आसान सा, सादा सा कॉन्सेप्ट है इसका, टैग क्वेश्चंस का, कि डेफिनिटली आप लिख देता हूँ। एक आपका टॉपिक होता है टैग क्वेश्चंस। ठीक है, टैग क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, ये भी आपको ये तहसीलदार में पूछेगा। मुझे जहाँ तक ये याद आ रहा है कि सबसे पहले इसने जो टैग क्वेश्चन पूछा था, वो इसने पूछा था मैनेजर औकाफ में। मैनेजर औकाफ में मेरा ख्याल है 2021 का या 22 का जो पेपर हुआ था, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्ट उसका ईयर कौन सा था, लेकिन उसने वहाँ पे पूछा ज़रूर था। तो फर्स्ट टाइम मेरे सामने तो वहाँ पे आया था टैग क्वेश्चन, देन फिर जो कंटिन्यूसली बीपीएससी टैग क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन करता रहा। अच्छा जी, उसके बाद आइए, ये आपके हो गए जी, 60% का पोर्शन जारी है, उसमें आपके कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। आपके क्वेश्चन मैं लास्ट पे लूँगा यार सबके, कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, मुझे ज़रा अलाउ करने दें। इरफान साहब मेरा ख्याल अलाउ करते जा रहे हैं जी। अच्छा जी, कंडीशनल सेंटेंसेस आपके, माइक किसका होना, माइक ऑफ रखिए ज़रा। कंडीशनल सेंटेंसेस, टैग क्वेश्चंस, और उसके बाद आ जाएं तो इसमें आपके, अच्छा हाँ, दूसरी चीज़ें हैं यहाँ पे, कुरेक्शन। कुरेक्शन, ये माइक यार किसी का ऑन है, सबके लिए प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी हो रही है, तो आप माइक ऑफ कर लें प्लीज़। कुरेक्शन, इसमें ये नहीं है
कि आपने कोई एक सादा सी बुक पकड़नी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्टली लोग जो हैं वो रिकमेंड करते हैं टू द पॉइंट, मैं भी करता हूँ, टू द पॉइंट बड़ी अच्छी ग्रामर है, लेकिन उससे पहले आपको कम से कम करेक्शन के सारे रूल्स, जो मेन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जो वन पेपर में उतने रिक्वायर्ड नहीं होते, हालाँकि वहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच मुकम्मल नहीं होते। पार्ट्स ऑफ स्पीच वन पेपर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। वन पेपर में, अच्छा, वन पेपर की जब भी बात करूँगा ना, मैं वो 15 नंबर की बात करूँगा। तहसीलदार का पेपर अलग है 100 मार्क्स का, तो वो उसकी अलग बात है। वन पेपर मीन 15 नंबर। तो वन पेपर में करेक्शन उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझी जाती, हालाँकि करेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट टाइम आपको याद भी होगा किसी को जिसने पास पेपर पढ़े हुए हैं, तो उसने पूछा हुआ था कि शीप की जमा बताएँ क्या होती है? व्हाट इज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ शीप? तो मेरा ख़्याल है कि आप लोग कहेंगे शीप्स होती है, क्या ख़्याल है आपका? शीप शीप नो ही सर होती है। शीप होती है। नो सर शीप होती है, इसकी जमा शीप बनती नहीं। शीप की जो प्लूरल है वो शीप की होती है, ठीक है? इसी तरह जैसे आपका एक वर्ड है फिश, फिश। अब फिश की फिश होती है, फिश होती है, फिश सर सेम की जमा नहीं बनती। फिश ही होती है सर। ठीक है? फिश सर नो फिश प्लूरल। सेम हो तो फिर फिश ही होती है, अगर फिश डिफरेंट हो जाए तो फिर वो एक अलग फिश बात है ना, होगी। वो तो यहाँ पे तो मैंने वो आपको बताया ही नहीं कि फिश सेम है या डिफरेंट है। यहाँ पे तो बात कर रहे हैं फिश की, तो आपके सामने यहाँ पे सेम फिश है। अच्छा जी, अब दूसरा एक बड़ा वैसे मैं क्वेश्चन पूछता होता हूँ, मशहूर ज़माना मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो नहीं बोलेंगे, आप में से कोई नया जो है वो बोलेगा कि मुझे ये बताएं कि आप लोगों का वो जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट फ्रूट उसकी क्या प्लूरल फॉर्म होती है? फ्रूट्स क्या बोलते हैं आप लोग? सर फ्रूट ही है। फ्रूट, फ्रूट्स क्या होते हैं? अजर सवाब बदला। अजर अजर सवाब। स्वाब। सो आपने, मैंने वैसे देखा था एक बच्चे के डायरी के ऊपर उसने लिखा हुआ था फ्रूट्स नेम, तो मैंने कहा ये तो आपका गलत है, फ्रूट्स नेम नहीं होता, फ्रूट फ्रूट ही होता है, फ्रूट की जमा फ्रूट ही होती है, इसका मतलब होता है वो फल जिसकी आप बात कर रहे हैं। अगर आप फ्रूट्स लगा देते हैं उसके साथ, तो वो आपकी वो एस के साथ कुछ और ही बन जाता है। अब ये जो चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे एक और चीज़, एक और आपका बड़ा फेमस वर्ड है, जैसे वुड होता है और इसके साथ एक आप एस लगा दें, तो वुड्स बन जाता है। इसका डिफरेंट मीनिंग है, इसका डिफरेंट मीनिंग है। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं, ये ऑल्दो आपको पता तो होंगी, लेकिन इसके पीछे क्या ऐसे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं कि इसके एस लगाने से उसके एस ना लगाने से क्योंकि कुछ से कुछ बन जाता है, ठीक है? लेकिन आपको ये करना है, आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, वन पेपर नहीं, आपके तहसीलदार के पेपर के लिए, आपने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, तो उनको इतना डीपली पढ़ लेना है कि आपको किसी तरीके से भी वो अगर ट्रैप करने की कोशिश करे, तो आपने उसको डील कर लेना है। अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए 60% का जो पोर्शन है, वो आपका होना चाहिए जी, डेफिनिटली आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट होना चाहिए कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसके ऊपर आपकी कितनी ग्रिप है, उसके ऊपर आपको मैक्सिमम काम करना चाहिए, नाउन के ऊपर, प्रोनाउन के ऊपर, बाकी सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपके, उनको वन बाय वन, ये नहीं है कि आपने ट्रेडिशनल किताबों से पढ़ के और पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर करना, नो। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस तरह क्लियर करना है कि आपके सामने कोई भी सेंटेंस आ जाए, आप उसमें रिकॉग्नाइज कर सके हर चीज़ को, क्योंकि आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा सेंटेंस नहीं बनता। आपका पूरे का पूरा कोई भी सेंटेंस लिख लें, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे इन्वॉल्व होते हैं, उसमें वर्ब होती है, उसमें सब्जेक्ट होता है, नाउन प्रोनाउन होता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं, एडजेक्टिव होता है, आपका एडवर्ब होती है, ये डिफरेंट चीज़ें, प्रीपोजिशंस आ जाती है। तो आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि ये यहाँ पे कौन-सी एडवर्ब है, कौन-सी प्रीपोजिशन है, कौन-सा नाउन है, कौन-सा प्रोनाउन है, कौन-सा एडजेक्टिव है, ये इस तरह की सारी चीज़ें। तो ये मैं ये कहूँगा कि आपने सबसे पहले जब इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हुई है, या अगर आपने करनी है, तो डीपली आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को बड़ा ही टाइम दे के, चाहे आपको 10 दिन लग जाएँ उसके ऊपर, आपने इसको करना है, क्योंकि आपकी इंग्लिश की ग्रामर जो है वो सारी की सारी इसी के ऊपर बेस करेगी। और बाकी चीज़ें, जैसे आपके कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, वो बेस करते हैं इसके ऊपर। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन सी चीज़ें इसके ऊपर बेस करेंगी आपकी, ठीक है? आपके कंडीशनल सेंटेंसेस इसी के ऊपर बेस करेंगे, जब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आएँगी, तब तक आप उसको नहीं कर पाएँगे। आपके वो जो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बात करता है, वो इसके ऊपर बेस करेंगे, ठीक है? इसके ऊपर बेस करेंगे आपके, और उसके अलावा आप बात कर लीजिए सेंटेंस स्ट्रक्चर की, जिसकी बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर भी आपका सारे का सारा इसी के ऊपर बेस करेगा। आपकी सेंटेंस कंप्लीशन,
वो भी इसी के ऊपर बेस करेगी। आपकी प्रपोजिशंस वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर बेस करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सारी की सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर जो है ना वो बेस करती हैं। तो आप लोग स्टार्ट से डीपली पढ़ना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को। उसके बाद आइए और चीज़ें मेंशन कर देता हूँ, मुझे फुल्ली चीज़ें याद नहीं आ रही सारी, वरना जो है ना वो एक मैंने वैसे कहा था इरफान साहब को कि प्रेजेंटेशन बनाए इसकी, टाइम शॉर्ट था और इस वजह से जो है ना वो, क्योंकि आप लोगों के साथ एक प्रॉमिस भी था कि मैंने एक सेशन कंडक्ट करना है इंग्लिश के लिए ख़ास तौर पर, तो उसमें आपने क्या-क्या चीज़ें करनी है। इसको लास्ट में फिर सम अप करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको लिखवा देता हूँ, जो मिसिंग होगी उसके लिए माज़रत। अच्छा, एक चीज़ हम मिस करते जा रहे हैं बड़े बेसिक लेवल की, और वो है टेंसेस। टेंसेस, ठीक है? अब इसके बारे में बात ये है, हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है सबका, मेरा भी इंक्लूडिंग, और मेरे जितने दोस्त आज जो ज्वाइन जिन्होंने किया है उनका भी, कि इसको आपने इस कॉन्सेप्ट से निकाल देना अपने आप को। ता है, ती है, और इस तरह का। अब देखिए ना, आप लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश ग्रामर की टेंसेस को अगर देखें तो वो अलिफ बे है। आप अलिफ बे पढ़ रहे हैं, और अलिफ बे किस में पढ़ रहे हैं? उर्दू में। पढ़ हम इंग्लिश रहे हैं, सीख हम इंग्लिश रहे हैं, स्टार्ट हमारा इंग्लिश को जानने के बारे में है, लेकिन हम उसको कोशिश कर रहे हैं, उसकी रिकग्निशन जो कर रहे हैं सेंटेंसेस की, वो हम रिकग्निशन कर रहे हैं कि जिसमें ता है, ती है, ये वो आ जाए, तो उसको हमने लगाना है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है? और इस तरह बाकी में हमने पहचान रखी हुई है उर्दू में कि ये चीज़ें अगर उसमें आ गई तो ये हमारा प्रेजेंट में चला जाएगा, अगर ये चीज़ें ना आई उसमें तो हमारा फलाने टेंस में चला जाएगा। ऐसे नहीं आपने करना। जब आपने तकरीबन 80,000 या 60,000 आपने लोगों को compete करना है, तो फिर आपके जो स्टैंडर्ड है, जो आपका मटेरियल है, जो आपकी अप्रोच है चीज़ों के बारे में, वो उसी हिसाब से होनी चाहिए। वो आपका नहीं होना चाहिए कि ही, शी, इट जो है वो प्रोनाउन है। इसके बारे में मैं वैसे, आप लोग हैरान हो जाएँगे, जो पुराने हैं वो मुझे जानते हैं, ही, शी, इट आपके प्रोनाउन नहीं होते। मोस्टली जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ प्रोनाउन, तो आप कहते हैं द वर्ड व्हिच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है तो वो प्रोनाउन होता है, ऐसा नहीं है। ये एक अलग सादा-सा कॉन्सेप्ट है, एक अलग चीज़ है, उसके बारे में बात करेंगे, चलिए। सो टेंसेस को आपने इस ट्रेडिशनल अप्रोच के ज़रिए से नहीं पढ़ना, आपने उसको एडवांस और ख़ास तौर पर जो ऑक्सफोर्ड की आपकी ग्रामर है, उसने जिस तरह आपको डिटेल से मेंशन किया हुआ है, आपने टेंसेस को उस हिसाब से, उस लिहाज से पढ़ना है। आपने ये नहीं पढ़ना था है, थी है, और थे, था, इस तरह की चीज़ें आ गई तो आपने ये यूज़ करना, नो। आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, आप लोग इसको एंडोर्स करेंगे मेरी सारी बात को टेंसेस के बारे में, तो इस तरह आपके बाकी टेंसेस भी हैं। जैसे मैं एक बड़ी बात करता होता हूँ इस बारे में कि जैसे आप मुझे ये बताइए, ही रीड्स बुक डेली। अच्छा, उसके बाद आइए, ही इज़ रीडिंग अ बुक डेली। मुझे आप लोगों ने ये बताना है, इसमें से सेंटेंस नंबर 1 ठीक है या सेंटेंस नंबर 2 ठीक है? क्या कहते हैं? सेंटेंस वन ठीक है सर। सर दोनों सेंटेंस नंबर 1 ठीक है, क्योंकि जो सेकंड सेंटेंस है ना वो सर कंटिन्यूस का है, तो कंटिन्यूस को हम इम्परफेक्ट सेंटेंस भी बोलते हैं, उसमें अभी काम कंप्लीट हुआ ही नहीं होता, तो सर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस नंबर 1 जो है वो ठीक है सर। अच्छा, बाकी और क्या कहते हैं? बाकी लोग क्या कहते हैं, 1 या 2? मैं वैसे कह रहा हूँ कि 2 ठीक है, आप क्या कहते हैं? वन सर। अच्छा, चलें, आप लोग 1 कहते हैं कि क्या कहते हैं, ज़ुबाने खल्क, इस तरह का कुछ है, मेरे पास माइंड में नहीं है। सो मैं कहता हूँ चलिए सेंटेंस नंबर 1 ठीक है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? क्यों सेंटेंस नंबर 1 ठीक है? इसमें भी ही रीड्स अ बुक डेली या ही इज़ रीडिंग अ बुक डेली, मुझे तो ये दोनों ठीक लग रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि सेंटेंस नंबर 1 ठीक है।
ये मैं टेंस की बात कर रहा हूँ कि आपने कैसे पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे ये है, माइक ऑन है किसी का, माइक ऑफ रखिए। यहाँ पे ये है कि जब भी आपने रूटीन की बात करनी है, आपका एक डेली स्केड्यूल है, आपने उसकी बात करनी है। सो फिर जो है ना वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। रूटीन की बात करनी है, आपका जो डेली स्केड्यूल है उसकी बात करनी है। ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। अब ये ता हूँ, ता है, ती है, उसको छोड़ के देखें। उस हिसाब से नहीं देखना। आप ये देखें, क्या उसकी रूटीन, अगर मैं कहूँ कि मैं सोता हूँ, अब मेरी रूटीन है मैं सोता हूँ, ठीक है? मैं कहता हूँ कि मैं जो है ना वो यूनिवर्सिटी जाता हूँ। अब हो सकता है कि मैं यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने किसी कोलीग को मिलने गया हूँ। नॉर्मली मैं यूनिवर्सिटी जाता ही नहीं हूँ, तो ये मेरी रूटीन नहीं है, ठीक है? अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से और सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपने टेंस का इस्तेमाल करना होता है, ना कि आपने वो ता है, थी है और ती है के हिसाब से जाना है। अगर आपका डेली स्केड्यूल है, आप रोज़ाना वो काम करते हैं, रोज़ाना एक्सरसाइज़ करते हैं, रोज़ाना स्कूल जाते हैं, रोज़ाना खेलते हैं और आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल डेली या एवरीडे, ठीक है? एवरीडे या इस तरह का कोई ऐसा वर्ड जो आपको वाज़ेह कर रहा है कि ये रूटीन की बात है। आप वहाँ पे प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट का इस्तेमाल करेंगे और इस वजह से ये आपका टेंस जो है वो गलत है। ठीक है? वरना इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। इसकी अगर वोकैब्युलरी देखें, वोकैब्युलरी बिल्कुल ठीक है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूसेज देखें, बिल्कुल ठीक है। गलत क्यों है? गलत सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉन्सेप्ट की वजह से। अगर आप इसकी ट्रांसलेशन करें उर्दू में, तो उर्दू में ट्रांसलेशन भी ठीक है इसकी। ही इज़ रीडिंग अ बुक डेली, वो डेली ये किताब पढ़ रहा है, तो ठीक है बिल्कुल, इसका क्या गलत है? गलत है इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। सो आपने टेंसेस को कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के साथ लेके चलना है, ना कि आपने उसको जो एक ट्रेडिशनल हमारा तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक चलना है, क्योंकि जब आपने 80,000 से या 60,000 से कम्पीट करना है, तो आपके पास नई-नई चीज़ें होनी चाहिए, नए-नए कॉन्सेप्ट होने चाहिए। और यहाँ पे जो मेरी एक बड़ी ही मुहतात इसके बारे में ऑब्ज़र्वेशन है, तहसीलदार के इंग्लिश के पेपर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रामेरियन टाइप के लोग भी होंगे और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो मेरी तरह के जिनको इतनी ज़्यादा ग्रामर नहीं आती, वो भी होंगे। तो आपने उनको डील करना है, आपने उनके साथ कम्पीट करना है। वो लोग जाएँगे 80 प्लस की तरफ, आपने उनको कम्पीट करना है कम से कम यहाँ पे भी 80 तक। और अगर आप 80 प्लस की तरफ नहीं जाते तो कम से कम 80 तो होने चाहिए, देन फिर आप जो है कॉम्पिटिशन में रहेंगे, वरना कॉम्पिटिशन से आउट हो जाएँगे। तो उसके लिए आपको डेली बेसिस के ऊपर एक प्रॉपर प्लान के साथ, एक प्रॉपर जो चीज़ें आपको चाहिए, सिर्फ़ उन्हीं के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर देता हूँ, ऊपर मैंने बताया था आपको, व्हाई स्टूडेंट फेल इन पीपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन की थी कि स्टूडेंट्स जो है ना वो इर्रेलेवेंट किताबें पढ़ते हैं। अब देखें ना तो आप सीएसएस कर रहे हैं और वहाँ पे भी आपको इर्रेलेवेंसी नहीं चाहिए होती, और ना आप पीएमएस कर रहे हैं। हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इर्रेलेवेंट किताबें पढ़ते हैं, नहीं। यहाँ पे भी आपको बड़ा ही रेलेवेंट, बड़ा ही प्रिसाइज़ रहना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस गिवन बाय रिस्पेक्टिव जो आपकी होती है एग्ज़ामिनेशन टेस्टिंग एजेंसी जो होती है। सो आपको इर्रेलेवेंट किताबें नहीं पढ़नी। अब आपको बहुत सारे लोग रिकमेंड करेंगे कि आप जनाब रैनन मार्टिन को पढ़ लें। रैनन मार्टिन, रैनन मार्टिन किसी सूरत यहाँ पे रिकमेंड नहीं की जा सकती। उसकी रीज़न है। रीज़न क्या है कि ये जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन करनी है या स्टार्ट कर चुके हैं या उनको साल लग गया या 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको रैनन मार्टिन की अभी समझ मुझे नहीं लगता आएगी। क्यों? क्योंकि उनका वही कॉन्सेप्ट है, ता है, थी है वाला। तो जब तक इस कॉन्सेप्ट से नहीं निकलेंगे तब तक इस किताब की समझ नहीं आएगी। हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये किताब अच्छी नहीं है। ये बहुत अच्छी किताब है, बड़ी क्वालिटी की बुक है, लेकिन ये उसके लिए है जिसको बेसिक चीज़ों का पता है। सो आपको रैनन मार्टिन को पढ़ना ज़रूर है, लेकिन कब पढ़ना है? जब आपको सारी चीज़ें कवर कर ली हुई हैं, देन आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उसने एक्सरसाइज़ेज़ काफ़ी दी हैं, उसने काफ़ी ज़्यादा उसमें चीज़ें जो है ना वो इन्वॉल्व की हैं, तो आपको उनको क्लियर करने के लिए फिर आपको रैनन मार्टिन की तरफ आना है। लेकिन अगर आप कहें कि हमने स्टार्ट ही इधर से करना है, तो वो गलत हो जाएगा, आपका ट्रैक गलत हो जाएगा, आपको इसकी समझ नहीं आएगी, आप सिर्फ़ क्वांटिटी की तरफ जाएँगे, क्वालिटी की तरफ नहीं जाएँगे। क्वालिटी ये है कि आपने एक लफ़्ज़ पढ़ा है, आपको पता हो कि ये इंग्लिश ग्रामर में कैसे इस्तेमाल हुआ है और क्यों हम यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा इर्रेलेवेंट मटीरियल,
ये बुक्स मटेरियल मीन वो जो नोट्स होते हैं। किसी ने कहा कि मेरे फलां सर के नोट्स हैं तो बड़ा उसमें मटेरियल आता है, बड़ा उसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा नहीं। इररेलेवेंट नोट्स, मटेरियल मीन नोट्स, तो उससे आपने अवॉइड करना है। बड़ी ही रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी है। मैं वैसे जो है ना वो कोशिश करता हूँ आपके साथ कुछ कंटेंट्स इंग्लिश के ख़ास तौर पर जो पेपर के हैं, जिसमें 40% और 60% का जो पोर्शन है, उसके कंटेंट्स जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन नहीं नहीं कर सके या नहीं कर पाते, तो वो जो है ना उसको सामने रख के 1 बाय 1 करके उसकी प्रिपरेशन करें। तो इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ही रेलेवेंट तरीके से आपकी ये प्रिपरेशन कंप्लीट होगी और इंशाल्लाह आप लोग जो है वो रिकमेंड भी होंगे। अब फर्दर प्लान क्या होना चाहिए और कौन-कौन से सोर्सेज़ होने चाहिए इंग्लिश के लिए? अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मैं मिस कर गया हूँ, मेरे माइंड में मौजूद नहीं है। मैं वैसे कोशिश करता हूँ इसका कोई नोट्स वगैरह कोई एक सिलेबस इसका जो है ना वो आपके साथ शेयर कर दूँ कंटेंट्स, ताकि आप उसके मुताबिक जो है ना अपने आप को प्रिपेयर करें। सो कमिंग टू द पॉइंट ऑफ सोर्सेज़ कि हमने किस सोर्स से तैयारी करनी है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए प्लीज़। सर सर एक रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी आपको। अच्छा सर जी। एक कैपिटलाइजेशन जी, जी, टॉपिक है, मतलब कैपिटलाइज़ेशन उसके बिल्कुल, बिल्कुल कैपिटलाइज़ेशन, ठीक कह रहे हैं आप। कैपिटलाइज़ेशन का टॉपिक है, इसमें आपने कैपिटलाइज़ेशन कैसे करनी है, बड़ा वर्ड कैसे लिखना है और कहाँ पे लिखना है, और ये लास्ट टाइम पेपर में भी आया था तहसीलदार के, और ये एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है, आपको इसको भी प्रिपेयर करना है। ये वो 60% वाला पोर्शन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, इंग्लिश प्रिपरेशन के हवाले से अगर मतलब उसमें इस तरह कर लीजिए जिस तरह आपने बताया कि 60% मतलब पार्ट ऑफ स्पीचेस वगैरह इस तरह की चीज़ें आनी है और 40% वोकैब बेस आना है, ठीक है। तो अगर हम 40% को स्किप करते हैं, ठीक है, तो हम क्या पेपर को हम क्रैक कर पाएंगे कि 40% कंपलसरी है इसमें? देखिए, आपका एक पोर्शन है आपके पूरे सिलेबस में, जिसको हम कहते हैं जी कंडीशनल सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल कंडीशनल सेंटेंसेस, अब इसका पता नहीं आना है कि नहीं आना। अगर आ भी गया तो 2 से 3 नंबर का आएगा, ठीक है, और ना आया तो मे बी ना भी है, 0 भी आ सकता है। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आपने ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का पोर्शन क्योंकि आपको समझ नहीं आती इसकी, इस वजह से आप लोग इसको छोड़ दें। नो, क्यों? उसकी रीज़न है। आप कितने लोगों से कम्पीट कर रहे हैं? अप्रॉक्सिमेटली 80,000। इससे कम ज़्यादा हो सकता है, मुझे आपकी कोई अभी एप्लीकेशन नहीं हुई, तो इससे अंदाज़ा नहीं, मैं अंदाज़ा कर रहा हूँ कि तकरीबन 80,000, 60 टू 80,000 के लगभग आपकी एप्लीकेशंस होंगी। सीट्स है आपके पास 14। सो आपको कम्पीट करना है 80,000 बंदे से, ठीक। और आप एक पूरा 40% का पोर्शन ही छोड़ के जा रहे हैं। इम्पॉसिबल। इवन मैं आपको तो ये कह रहा हूँ कि आप 2 से 3 नंबर भी नहीं छोड़ सकते। तो आप 40% कैसे छोड़ सकते हैं? इम्पॉसिबल है। आपको नहीं छोड़ना चाहिए किसी को भी। अगर आपका वीक है तो उसको आज से प्रिपेयर करें। सो सोर्सेज़ की तरफ आते हैं। अब सोर्सेज़ में क्या चीज़ें हैं जी आपकी? सबसे पहले आपको वो जो 40% वाला मैंने पोर्शन बताया है, उसमें वोकैब में आपके मैंने फर्दर कैटेगराइज़ेशन की है उसकी। उसमें आपके इडियम्स आते हैं, उसमें आपके वन वर्ड आते हैं, उसमें बहुत सारी और चीज़ें आती हैं। अगर आपने इंग्लिश को प्रिपेयर कर लिया हुआ है और आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं कि मैंने सारी इंग्लिश प्रिपेयर कर ली है, अब जो है ना मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक वेबसाइट मौजूद है जिसको हम एग्ज़ैमविडा कहते हैं, और बड़ी फ़ेमस वेबसाइट है। एग्ज़ैमविडा से आप प्रैक्टिस करें। अब आपको यहाँ से अंदाज़ा हो गया है कि मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आने लग गए हैं, मुझे सेंटेंस कंप्लीशन भी आने लग गई है, मुझे वन वर्ड भी आ रहे हैं, इडियम्स भी आ रहे हैं और बाकी चीज़ें भी आ रही हैं, तो गुड। एक आपका सोर्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्रिपरेशन। दूसरा सोर्स, आप टू द पॉइंट ले लें, टू द पॉइंट, बड़ी बेसिक ग्रामर है, आप उसको जो है ना उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करें। उसमें जो रूल्स वगैरह, ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि आपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लिया हुआ है, अब आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं। वो जो टेस्ट है ना कि पास्ट पेपर्स को देख मेरे रहे ख्याल हैं। में सर के नेटवर्क का कोई इशू था। जी, आप बताइए ज़रा।
जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी सर। कहाँ पे ड्रॉप हुआ था? सर कुछ सर वो पोर्शन छोड़ना नहीं है आप कह रहे थे। छोड़ने वाला जो पोर्शन था उसकी वजह से। जी, जी। है ना। अगेन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन ज़रा चेक करें। जी, विज़िबल है, चेक करें ज़रा। जी सर। सो आप छोड़ नहीं सकते कुछ भी। इवन आप कंडीशनल ठीक। सेंटेंसेस जो 3 नंबर के आएँगे, आप उनको भी नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आपने 14 सीट के ऊपर 80,000 बंदे से कम्पीट करना है। सो इम्पॉसिबल है कि आप पूरे का पूरा 40% पोर्शन ही छोड़ के जाके आप इनके मुकाबले में बैठ जाएँ। ये आपको कभी भी आगे आने नहीं देंगे। आपका अल्टीमेटली गोल ये है कि आपने पास करना है। तो ये नहीं किया जा ठीक। सकता। सो बात हो रही थी कि आप क्या प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने उसको जो है वो टेस्ट करना है। एग्ज़ाम बेटा से टेस्ट किया जा सकता है, बड़ी अच्छी वेबसाइट है। टू द पॉइंट ग्रामर, उसमें रूल्स वगैरह हैं, उसमें इडियम्स हैं, उसमें प्रीपोज़िशंस हैं, सारी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं आप कि मुझे कितनी आती हैं। ये हरगिज़ आपने ये नहीं करना कि आप उसके किसी पास पेपर पकड़ लें एफपीएससी की और पीपीएससी के, उनके ऊपर आप अपने आप को टेस्ट करें। वो तो आपकी प्रिपरेशन का कंपल्सरी पार्ट है। अगर हम अपने 10 सब्जेक्ट बनाते हैं बीपीएससी के, तो उसमें 11वां सब्जेक्ट जो है ना, वो आपके पास पेपर्स हैं और मैं उस 11वें सब्जेक्ट को पहला सब्जेक्ट समझता हूँ। आप लोगों का वो सर पहला वोकैब सवाल था कि वोकैब के लिए जो 3500 वर्ड है वो कितने पड़ेंगे उसके लिए? अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। वोकैब, ठीक है? सो आपको पास पेपर्स करने हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आपको अपनी जो है ना वो टेस्ट करते रहना, ठीक है? अब इसके बाद एक आपकी 1-2 बुक्स और देख लें, बाकी लास्ट के ऊपर फिर आप उसको पढ़ें रेनर मार्टिन, ठीक है? रेनर मार्टिन को आप लास्ट के ऊपर पढ़ सकते हैं। अब आपको क्योंकि अच्छी खासी समझ भी आ चुकी है, अब आपके कॉम्पिटिशन में बंदा कोई नहीं आएगा जब आपने इसको क्लैरिटी के साथ पढ़ लिया, ठीक है? और ये एक ऐसा पेपर है इंग्लिश का जो डेफिनिटली विदाउट एनी डाउट ये आपको 80 प्लस पे बड़ी आसानी से ले जाएगा। आप बड़ी आसानी से इसके ऊपर 80 प्लस पे खेल सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल पोर्शन अलोंग विद जो आपका रटे वाला पोर्शन है जिसमें आपके वो 40% मैंने चीज़ें डाली हैं, वो आप उसको कर लें, तो मेरा ख़्याल है कि आप कभी भी कॉम्पिटिशन में नीचे नहीं जाएँगे। अब आते हैं जी वोकैब, वोकैब कैसे प्रिपेयर करें और कहाँ से करें? वोकैब ये है कि यहाँ पे 2 तरह के वर्ड्स चल रहे हैं। एक वो बैरन के वर्ड्स चल रहे हैं, जैसे ये अभी बात कर रहे थे 3500 वर्ड्स की, तो बैरन के वर्ड हैं 3500 और एक वर्ड चल रहे हैं वो 5000 वर्ड है, मुझे वो याद नहीं आ रहा किनके हैं, तो वो 5000 वर्ड का भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास चल रहा है। अगर हम और जीआरई एक बड़ी फेमस बुक है, सॉरी सीएसएस वाले उसको बड़ा प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि बजाय इसके कि आपने यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करना है, आप ये नहीं करेंगे। आप ये करेंगे डेली बेसिस के ऊपर 5 से 7 वर्ड्स आपने करने हैं और कहाँ से करने हैं? आप पीपीएससी का कोई पुराना एडिशन जिसमें मेरा ख़्याल है कि वो 57 एडिशन था शायद मे बी, जो पुराना था काफ़ी। उस जब ये पुराने एडिशन थे ना, उसके लास्ट के ऊपर ना इन्होंने वोकैब्युलरी का एक पूरा पोर्शन दिया होता था। पीपीएससी ने शायद मे बी आपको याद भी हो किसी को या किसी के पास बुक पड़ी हुई है तो उसको निकाल के देखिएगा। उसमें मैथ अलग से होता था, इंग्लिश अलग से होती थी, इस तरह डिफरेंट होते थे। सो उसमें जो उसने वोकैब दी हुई है वो आपके लिए काफ़ी है। फ़िलहाल 5 से 7 वर्ड्स डेली बेसिस पे, ठीक है? साथ में उसके आपने 2 चीज़ों को कवर करने के लिए आपने ये काम करना है, डॉन को पढ़ना है, डॉन न्यूज़पेपर। डॉन न्यूज़पेपर को पढ़ने का मकसद 2-3 मकासद है यहाँ पे। एक तो ये है कि आपका अगर आप अच्छा खेल गए हैं वहाँ पे और आपने अब इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, तो इंटरव्यू के लिए वो जो आपकी ओपिनियन बिल्डिंग जो है स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनमें से एक स्ट्रैटेजी ये है कि आप डॉन जो है ना वो आपकी ओपिनियन को बिल्ड कर देगा और आपको इंग्लिश की समझ भी आ जाएगी और नए-नए वर्ड्स भी आपको मिलने स्टार्ट हो जाएँगे। या तो आप ये 5-7 वर्ड्स जो है ना वो डॉन से डेली बेसिस पे कर लें या फिर जो है ना जो मैंने आपको बताया वो पीपीएससी वाला जो पुराना एडिशन है, उसमें से कोई एडिशन पकड़े उसके लास्ट के ऊपर उन्होंने दिए हुए हैं, वो मेरा ख़्याल है कोई 25 से 30 पेजेज़ हैं वोकैब्युलरी के। आप उसको जो है वो कॉपी करवाएँ और अपने पास रखें और 5 से 7 वर्ड्स डेली बेसिस पे करते रहें। बजाय इसके कि आप इसी तरह से
5000 वर्ड है इनकी तरफ, ये आपसे हो नहीं पाएँगे, इससे स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि इसमें से जो है ना वो ऑल्दो कि ये वोकैब्युलरी बड़ी अच्छी है, लेकिन क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स है ना यहाँ पे, यूपीएससी ने वो दिए हुए हैं जो ऑलरेडी पूछे हुए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो ये मेरा ख़्याल है ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने सीएसएस में या पीएमएस में तो नहीं जाना, हमने तो जाना है एक वन पेपर में, तो वन पेपर में उनकी वोकैब्युलरी काफ़ी ठीक है, बेहतर है। अगर आपने उसको इंक्रीज़ करना है तो डाउन पढ़ लें साथ उसके। सो ये है और उसके बाद आइए ज़रा प्लान लास्ट आज का, उसके बाद आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे कंप्लीट कर लेंगे। सो प्लान ये है जी, प्लान आप इसको बता देता सर हूँ। क्लास एंड हो रही है। वो जॉइन करवा देंगे आपको दोबारा से। जैसे क्लास एंड हो जाए आप लोग दोबारा जॉइन कर लेंगे, तो वो वापस आ जाएगी कहीं पे। अच्छा जी, अब प्लान ये है कि आपका जो 2 तरह का पोर्शन है, मैं जीके की भी बात नहीं कर रहा। जीके का भी बड़ा डिफरेंट स्टाइल है ये तहसीलदार के लिए। अच्छा जी, और वन पेपर से बड़ा डिफरेंट है वो। इसमें आए 40% का आपका जो पोर्शन है और ये 60% का जो पोर्शन है। 40% का पोर्शन आपका डेली बेसिस पे होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रोवर्ब्स हैं, प्रोवर्ब्स ये आपके डेली बेसिस पे 10 होने चाहिए। आपके वो जो है ये टोटल मेरा ख़्याल है कि राउंड अबाउट मैंने कंपाइल इनको किया हुआ है। सारी की सारी प्रोवर्ब्स कंप्लीट है मेरे पास। ये मेरा ख़्याल है कि 300 के लगभग प्रोवर्ब्स हैं। तो डेली बेसिस पे आप इसको करते हैं 1 महीने में आपकी प्रोवर्ब्स कंप्लीट हो जाएँगी। अच्छा, उसके बाद आएँ आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है? जिसको वोकैब्युलरी समझते हैं। ये सिनोनिम्स, ये आपके एंटोनिम्स, तो ये वे मेन जो वोकैब्युलरी है जिसको आप समझते हैं, ये आपके डेली बेसिस पे 5 वो होने चाहिए, 5 वो होने चाहिए। ठीक है? कहाँ से होने हैं ये मैंने आपको मेंशन कर दी है। अगर आपने इसके अलावा भी पढ़ना है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। साथ में वन वर्ड, वन वर्ड के लिए मैंने एक फ़ाइल कंपाइल की है तकरीबन, वो मेरा अपना डाटा नहीं है, जितना मैंने डाटा कंपाइल किया है ये मेरा अपना नहीं है, ना मैंने कहीं से बनाया है। ये या तो बुक से है कहीं से, जो मुझे बुक्स अच्छी लगी हैं सोर्सेज़ जहाँ से जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिल सका है, तो वहाँ से उसको कॉपी करवाया या फिर जो है ना डिफरेंट वेबसाइट से वो हमने कंप्लीट करवाया। सो प्रोवर्ब्स के बारे में, वन वर्ड के बारे में, इडियम्स के बारे में मैंने नोट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो मैं कहता हूँ वो नोट्स काफ़ी हैं आपके, पीडीएफ नोट्स मैं वैसे कोशिश करूँगा आपको ग्रुप में सबको अवेलेबल हो जाए, वन वर्ड भी, प्रोवर्ब्स भी, ठीक है? तो आप इसको जो है ना वो डेली बेसिस पे इसको भी 10 के लगभग आप लेके चलें, तो ये मेरा ख़्याल काफ़ी रहेगा। तो इस तरह एक स्केड्यूल बनाएँ 40% का भी और साथ में आपका 60% का भी। हम करते क्या है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं जो चीज़ें ज़्यादा आती हैं, उसको ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जीके। अब जीके उनको बड़ा आता है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, ये चीज़ें कम आती हैं, तो वो कहते हैं ये हमें नहीं होनी याद, ये हम कर नहीं सकते, तो इसको ज़रा लेस वो इम्पोर्टेंट समझते हैं, उतना ज़्यादा टाइम नहीं देते, ये भी एक फेलियर की रीज़न है। जो चीज़ें आपको नहीं आती उनको पढ़ना होता है, जो चीज़ें आपको आती हैं उनको तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो आपको ये 60% पोर्शन भी वन बाय वन करके डेली बेसिस के ऊपर 1 टॉपिक या 2 टॉपिक आपने डेली बेसिस पे करने हैं। इस तरह ये तकरीबन आपके कोई अगर मिनिमम लगाएँ, जो मैंने लास्ट टाइम कंपाइल नोट्स देखे हैं, तो उसमें तकरीबन आपके को 40 टॉपिक्स हैं, इंग्लिश 60% के हिसाब से। इसके अलग से टॉपिक्स हैं, ये वन बाय वन आपने करने हैं, ये 40 टॉपिक्स हैं। आपने रोज़ के 2 टॉपिक्स करने हैं, ये तकरीबन आपके 20 दिन में इंग्लिश का 60% का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। और उसके साथ आपका जो 40% का है वो साथ-साथ आपका चलता रहेगा डेली बेसिस पे। इस तरह का प्लान आप डेवलप करें और इस तरह जो है ना वो आप तहसीलदार की इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं और किसी सूरत आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि इसकी बजाय हम जीके में 85 ले जाएँगे, 90 ले जाएँगे, इसमें अगर 60 भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें भी आपको तकरीबन 80 नंबर्स चाहिए और जीके में भी आपको तकरीबन 80 चाहिए। जीके में थोड़ी बहुत आपको मिल सकती है राय, लेकिन इंग्लिश में नहीं मिलेगी। क्यों इंग्लिश में नहीं मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे सीएसएस वाले और पीएमएस वाले दोनों ही आपके साथ कम्पीट करेंगे। वो आपके साथ इंग्लिश में कम्पीट न करेंगे, आप लोग उसके साथ नहीं कर सकते अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की। लेकिन जीके में वो आपके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका जीके इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आप लोगों का जो वन पेपर ऑलरेडी दे रहे हैं, जो 2-2 3-3 साल से लगे हुए हैं, उनको वो वहाँ पे टफ टाइम दे सकते हैं सीएसएस वालों को या पीएमएस वालों को। सो ये है जी सारा प्लान आपका इंग्लिश का। बाकी फर्दर इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मैं स्किप कर गया हूँ या मुझे भूल चुकी हैं, जो मैं आपको यहाँ पे नहीं मेंशन कर सका। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।
जी, आवाज़ चेक करें ज़रा। क्लियर है सर। चलें जी। तो ये टॉपिक था जी हमारा इंग्लिश का कि आपने इंग्लिश को जो है वो कैसे प्रिपेयर करना है और जस्ट अ मिनट। जी। तो इंग्लिश का 40% का पोर्शन मैंने मेंशन किया आपको, देन आपका 60% का पोर्शन मेंशन कर दिया। 40% में कौन-कौन सी चीज़ें आनी है, उनका मेंशन किया है और उसके बाद आपका जो 60% का पोर्शन है, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें आपको मेंशन की, ठीक है? अच्छा, इसमें जैसे वो आपका क्वेश्चन था कि अगर 40% को छोड़ दिया जाए, तो 60% पे फोकस कर लिया जाए, तो क्या ख़्याल है कि इसमें जो है ना वो कितने चांसेज़ हैं आपके उसमें मेरिट में आने के? तो मैं कहूँगा कि आपके 0 से भी पीछे अगर कोई चांस बना है, तो वो आपका रह जाता है। क्योंकि आप पूरे के पूरे 40 नंबर का पेपर जो है ना उसको छोड़ के जा रहे हैं। तो आप कहते हैं कि 40 नंबर को छोड़ दें, 60% पे फ़ोकस कर लें। अगर आप 60% पे फ़ोकस कर भी लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम भी आप 50 या 52 के लगभग आपके नंबर इसमें आ सकते हैं। हाँ, आपने कुछ प्रीवियस डाटा पढ़ा हुआ है, तो कुछ 10-12 नंबर का यहाँ से एडिशन हो जाएगी, तो आपका कुछ 62 या 65 के लगभग आपके मार्क्स बन सकते हैं, विदाउट ये जो आपका 40% है। तो आपको इसको भी प्रिपेयर करना है और आपको 60% को भी प्रिपेयर करना है। टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिए, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेंशन नहीं कर सका, तो उसको जो है ना वो कोशिश करते हैं कि पीडीएफ की फॉर्म में आपको जो है ना वो सबमिट कर दें फिर हर सारे ग्रुप्स में, आप उसके मुताबिक अपनी प्रिपरेशन को जो है ना वो कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए प्लीज़। सर जैसे आपने बताया कि प्रोवर्ब्स तैयार करने हैं, उर्दू भी आनी चाहिए और इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए, जी। तो सर इडियम्स का भी यही केस है? ईडीएम्स में उर्दू आपसे पूछी नहीं जाती है। ईडीएम्स आपको 2 तरीकों से पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो मैंने दूसरा तरीका जो है अभी देखा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो ये पूछा जाता है कि ये फलाँ ईडीएम है, जैसे ऑल इन ऑल है आपके सामने एक ईडीएम, तो ये ईडीएम है जी, तो इसका जो है ना वो मीनिंग बताइए। लिस्ट ऑफ एबीसी में आपको जो है ना कुछ मीनिंग्स दिए होंगे कि ये इसके मीनिंग्स हैं, इसमें से बताएँ जी कौन-सा ठीक है। एक तो ये आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है ईडीएम में। दूसरा बाज़-औक़ात क्योंकि वो सेंटेंस कंप्लीशन भी आपकी आनी है इसमें, तो सेंटेंस कंप्लीट करते हुए या फिर सेंटेंस लिखा हुआ या फिर उसने कुछ छोड़ा हुआ है, उसमें उसने कोई इडियम डालने की कोशिश की है। तो इडियम्स में एक और मैं चीज़ भूल गया था, वो फ्रेज़ल वर्ब्स, ठीक है? ये भी आपके पेपर में आती हैं, जैसे वो ब्रेक इन, ब्रेक आउट और ये इस तरह की जो वर्ब्स हैं, फ्रेज़ल वर्ब्स, तो इस तरह की चीज़ें। तो ये इस तरह यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे। तो 2 तरीकों से इडियम आपसे पूछे जा सकते हैं, एक तो ये उसका मीनिंग पूछा जा सकता है और दूसरा ये है कि आपसे वो
ये फ्रेज़ल वर्ब यहाँ पे पूछ ले या कोई इडियम उसका जो है ना वो यहाँ पे कुछ पार्ट छोड़ के आपसे पूछ ले, तो ये 2 तरीक़ेकार हैं जिसकी मदद से आप इडियम को प्रिपेयर कर सकते हैं। जी, और किसी का क्वेश्चन? सर आप प्लान बताने लगे थे। जी, जी, वालेकुम अस्सलाम। प्लान सर आपका जी, जी, बोलें। ऑफिस करीमदार चुकते हैं या उनकी जो इंग्लिश की बुक है CSS PMS वाली सर वो बेस्ट रहेगी तहसीलदार की प्रिपरेशन के लिए? जी, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा उसमें देखें, उसमें उसने फ़ोकस किया हुआ है ख़ास तौर पर सीएसएस के ऊपर, क्योंकि उसमें ज़्यादातर मटीरियल जो है वो सीएसएस का है, पीएमएस के लिए काफ़ी वो हेल्पफुल है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसका वो 40% वाला पोर्शन देखें तो वो तो काफ़ी हद तक उसने दिया हुआ है। उसमें आपको इडियम्स भी मिल जाएँगे, उसमें आपको वो प्रीपोज़िशन भी मिल जाएँगी, वोकैब भी मिल जाएगी, लेकिन आपको जो रिमेनिंग 60% पोर्शन है वो उतना ज़्यादा जो कॉम्पिटेंसी लेवल जो चाहिए आपको वन पेपर में, ख़ास तौर पर तहसीलदार के पेपर में वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। हाँ, उसमें ये है कि कच्चा खासा पोर्शन उसने ग्रामर का दिया हुआ है, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अपने सोर्सेज़ में इसको ऐड कर सकते हैं ऑफिस करीमदाद की बुक को। लेकिन कहें कि अगर इसी के ऊपर डिपेंडेंट होके हम वो 60% को प्रिपेयर कर लेंगे तो ऐसा मेरा नहीं ख़्याल कि ऐसा लगता है। आपको उसके लिए डिफरेंट बुक को कंसल्ट करना पड़ना है। उसमें जैसे मैंने आपको मेंशन कर दी है उसमें अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो एक बड़ी अच्छी किताब है, एसएम शाद ने लिखी है और ये बड़ी बेसिक किताब है लर्नर। तो लर्नर का एक वो बुक है, वो आप उसको कर सकते हैं। टू द पॉइंट कर सकते हैं और लास्ट पर आपको मस्ट करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं रैनन मार्टिन। तो रैनन मार्टिन के बगैर तो आप नहीं जा सकते, लेकिन ये कब करना है, जब आपने जो है वो सारे अपने सोर्सेज़ को कंप्लीट कर लिए, उसके बाद जो है ना आप मूव करेंगे रैनन मार्टिन की तरफ। जी, और किसी का क्वेश्चन? सर आप कैंडी जो तहसीलदार का इंग्लिश पेपर है उसकी बाइफरकेशन कर देंगे कि जो 100 मार्क्स का पेपर है कितने कितने परसेंट हमें करना चाहिए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पेपर बनाने वाला ही बता सकता है आपको कि उसने प्रोवर्ब्स को कितने परसेंट देना है, इडियम्स को कितने परसेंट देना है। अब लास्ट अगर देखें पेपर मॉर्निंग का और इवनिंग का, उसमें उसने वोकैब्युलरी को जो मॉर्निंग का पेपर था उसमें उसने छेड़ा ही नहीं। मेरा ख़्याल चंद एक क्वेश्चन्स हमें आए थे। 4 से 5 नंबर थी शायद, मे बी मुझे एग्ज़ैक्ट उसका याद नहीं नंबर। लेकिन अगर उसी को हम देखें आपकी जो इवनिंग का पेपर था, तो इवनिंग में उसने अच्छा खासा जो है ना वो वोकैब्युलरी से पोर्शन लिया हुआ था। तो ये तो डिपेंड करता है आपके एग्ज़ामिनर के ऊपर। एग्ज़ामिनर जो है वो किस तरह का पेपर बनाता है और किस चीज़ को कितनी ज़्यादा वेटेज देता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको प्रिपेयर करना है सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? जी, आप बोलें असद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर एक बंदा डेली रूटीन के साथ डॉन पढ़ रहा है, तो उसको अलग से वोकैब के लिए कोई पीपीएससी के लिए तैयारी करनी चाहिए या बस वो रूटीन के साथ करता रहे? देखें जो डॉन पढ़ने वाला बंदा है, अगर वो प्रॉपर्ली उसको पढ़ रहा है, तो और उसको मीनिंग्स भी वर्ड्स के आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसको सेपरेटली एक तो वोकैब करनी चाहिए। हाँ, अगर उसको देखा जाए जैसे इवनिंग का पेपर हुआ था सेकंड टाइम का, तो उसमें उसने मेरा ख़्याल है कि कम से कम 20-25 वर्ड्स जो है ना वो वोकैब के पूछे हुए थे, 20 थे शायद मे बी। मुझे एग्ज़ैक्ट उसकी जो है ना वो नंबरिंग याद नहीं है। तो अगर 20 नंबर के आपके आपके एमसीक्यूज़ आ रहे हैं इंग्लिश में, तो वो जो डॉन पढ़ने वाला बंदा है, वो अगर सेपरेटली वोकैब को प्रिपेयर करेगा भी, तो उसके लिए मेरा नहीं ख़्याल कि इतना ज़्यादा मुश्किल काम है। उसके लिए सबसे काम आसान जो है ना वो यही होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो डॉन पढ़ रहा है, उसको मीनिंग्स आते हैं वर्ड्स के, उसको सिर्फ़ इसमें गो थ्रू करना है। तो मेरा ख़्याल है कि उसको कर लेना चाहिए। हाँ, अगर वो 20% पोर्शन उसमें से आ जाता है, तो फिर तो डॉन का भी मटीरियल इकट्ठा हो जाएगा, साथ में उसके जो है ना वो आपका जो आपने सेपरेटली वोकैब को तैयार किया होगा वो भी आ जाएगा। तो एक अच्छा खासा हेवी पोर्शन जो है ना वो आप एक अच्छे तरीके से कर जाएँगे, जो लोगों का बड़ा वीक होता है। और हमेशा कॉम्पिटिशन का एक उसूल होता है कि जब आप कम्पीट कर रहे हैं किसी के साथ,
तो हमेशा वो एरियाज़ को पहले पकड़ें, उनको टारगेट करें जो लोगों के वीक हैं, जो आपके ओपोनेंट के वीक है। अब इसमें कोई वो नेगेटिव बात नहीं है कि वो आपके ओपोनेंट डेफ़िनिटली वो आपके ओपोनेंट है, आपके एक सीट के ऊपर 5 या जितने भी लोग पीपीएससी ने कॉल करने हैं, तो वो आपके आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं। तो आपके साथ जो है ना वो आपके ओपोनेंट ही हैं एक टाइप के। आप उनके साथ कम्पीट करेंगे और वोकैब्युलरी जो है ना वो हमारे तकरीबन को काफ़ी हद तक जो पॉपुलेशन है, उसका प्रॉब्लम है वोकैब। तो आपने उसको स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपने कॉम्पिटिशन में इन रहना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं वोकैब नहीं मुझे होती, मैं बाकी में कर जाऊँगा, तो फिर आप भी कॉम्पिटिशन से बाहर निकल सकते हैं, ये अपने माइंड में रखिएगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फर्दर कभी मुलाकात करेंगे और इसकी जो चीज़ें मुझे नज़र आई और कि आपको जो है ना वो मेंशन करना चाहिए यहाँ पे, तो वो भी मैं आपके साथ कर दूँगा। जी, जी, बोलें क्या बात है? सर अब जब मीटिंग एंड होने वाली थी पहले तो आप एक प्लान बताने लगे थे। प्लान ऊपर मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। उसमें ये था कि मैंने प्लान स्टार्ट किया था। प्लान को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक तो ये था कि आपका एक 40% पोर्शन वो सारी चीज़ों पर मेंशन की है उसमें, तो कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, वो भी आपके साथ शेयर हो जाएँगी। और कुछ है जी आपका 60% का पोर्शन। 60% वाला भी ऊपर मेंशन है, उसमें भी कुछ चीज़ें जो मिसिंग है वो आपके साथ एक कंप्लीट शेयर कर देंगे इसके ऊपर। तो उसके मुताबिक आपने कंटेंट्स के मुताबिक उसकी प्रिपरेशन करनी है। वो सोर्सेज़ आपको बता दिए हैं, इसके अलावा भी आपको कोई सोर्स अच्छा लगे या कोई बंदा रिकमेंड करे तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। इसमें ये था कि आपको डेली बेसिस के ऊपर वोकैब को करना है। ये 40% वाला जो पोर्शन है ये डेली बेसिस पे करेंगे आप। वोकैब करेंगे इसमें और उसके बाद जो है वो आप वोकैब में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपके इडियम्स, आपके वो प्रोवर्ब्स, वो सारी चीज़ें, वो वोकैब का पूरे का पूरा पोर्शन जो ऊपर मेंशन है। तो इसमें आप वोकैब को 10 नंबर दे दें, 10 डेली की कर लें। ईडीएम्स को जो है ना वो 7 नंबर कर लें। वो एक अपना पूरा स्केड्यूल बनाएँ अकॉर्डिंग टू योर जो आपका स्केड्यूल है, टाइम स्केड्यूल है, जितना आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से आपने उसको मैनेज करना है। तो आप उसको देख लें। ये हर बंदे का स्केड्यूल जो है ना वो डिफरेंट हो सकता है क्योंकि कुछ आदमी आप में से वो जॉब कर रहे होंगे, कुछ जो है वो बिज़नेस करते हैं, कुछ जो है वो सिर्फ़ स्टडी करते हैं, कुछ घर को मैनेज कर रहे हैं, तो डिफरेंट आपका टाइम अवेलेबिलिटी भी है और उसके साथ-साथ आपका स्केड्यूल भी डिफरेंट हो सकता है। तो एक स्केड्यूल जो है ना जो हमने एक जनरल शेयर किया हुआ है, उसमें ये है कि डेली बेसिस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे जिसमें 10 ईडीएम्स 10 वोकैब होगी, 7 ईडीएम्स होंगे और इस तरह बाकी सारे का सारा 40% का पोर्शन जो है, इसको हमने कवर अप करने की कोशिश की है विदिन 25 डेज़। 25 डेज़ में तकरीबन आपका ये 40% पोर्शन जो है उसको प्रिपेयर कर देंगे। और जो रिमेनिंग आपका रह जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल वोकैब रह जाती है क्योंकि एक लेंथी टॉपिक है वोकैब का और इसमें आपको जितने ज़्यादा वर्ड्स आप याद कर लें वो कम, तो इसको आगे छोड़ा नहीं जा सकता। तो वो जो बाकी रिमेनिंग चीज़ें हैं, रिमेनिंग डेज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये हम सेशन जो है शुरू करना चाह रहे हैं 100 डेज़ का। तो 25 डेज़ में या 30 डेज़ में आपका ये स्केड्यूल 40% कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी जो रिमेनिंग है आपके तकरीबन कोई अराउंड अबाउट 70 डेज़, तो 70 डेज़ में आपकी वोकैब और बाकी जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, वो चलती रहेंगी। और इसके साथ-साथ हमने यहाँ पे 60% पोर्शन है, इसको तकरीबन डिवाइड किया अप्रॉक्सिमेटली 40 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में। जिसमें आपके वो नाउन फ्रेज़ है, जिसमें आपके जो है वो पंक्चुएशन है और जो ऊपर मेंशन किए हुए हैं मैंने सारी चीज़ें। एडवर्बियल फ्रेज़ है और इस तरह की बाकी चीज़ें जो ग्रामर से रिलेटेड हैं, जो आपके पास पेपर्स में आई हुई हैं, तहसीलदार के, सब इंस्पेक्टर के या बाकी जहाँ पे उन्होंने पूरे का पूरा एक पेपर लिया था इंग्लिश का, वो सारे हमने सेपरेटली उनके टॉपिक्स बनाए हैं, वो तकरीबन 40 बनते हैं आपके। तो वो डेली बेसिस के ऊपर आप 1 से 2 टॉपिक, 2 मैं वैसे रिकमेंड करूँगा कि 2 टॉपिक करें, ताकि ये आपका 20 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो आपका इंग्लिश का पेपर जो है पूरा 100 मार्क्स का, वो तकरीबन आपका 40 डेज़ के लगभग जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद जो रिमेनिंग हमारा जो शेड्यूल है, तो 100 डेज़ में से तकरीबन रिमेनिंग जो आपके हैं 40 डेज़ या आपके जो है ना वो 50 डेज़, उसको हमने रखना है जीके के ऊपर, ठीक है? और बाकी जो रिमेनिंग डेज़ बचेंगे उसमें आपके टेस्ट भी और आपकी बाकी चीज़ें भी, उसको भी हमने करना है। तो ये शेड्यूल हर बंदे का डिफरेंट है, जो शेड्यूल मैंने आपके सामने रखा है, आप लोग उसको अपने टाइम के हिसाब से, अपने मेंटल ग्रोथ के हिसाब से, वो भी होता है ना कि वो कुछ बंदे जो हैं बड़े शार्प होते हैं और कुछ बंदे जो है ना वो थोड़े से उनको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, फिर चीज़ें याद आती हैं, बार-बार रिवाइज़ करना पड़ता है।
तो उस हिसाब से आप अपना स्केड्यूल मैनेज कर सकते हैं। जी, बोलें और जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बैच 12 ही होगा 12 या ये सेपरेट होगा इसके लिए कोई बैच? नहीं, वही है ये जो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये था कि हमने बैच 12 जो है उसको स्टार्ट करना था 5 सितंबर से 5 सितंबर। ठीक है, उसके दौरान जो है ना वो अनाउंसमेंट हो जाती है तहसीलदार की, तो उस तहसीलदार की पोस्ट की वजह से हमने बैच 12 जो था, क्योंकि इसमें भी जीके था और इंग्लिश थी, इसको फिर हमने ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया था। जो हमारे पास ऑलरेडी स्टूडेंट्स थे उनको ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया था तहसीलदार के बैच में, क्योंकि उसमें मोस्टली स्टूडेंट जो है वो ये चाह रहे थे कि हमें वो बैच जॉइन करवाएँ। तो हमने बजाय इसके कि इसकी फ़ीस एनहांस करके, वो जो स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे पास बैच 12 में थे, उनको हमने इंडक्ट कर दिया था तहसीलदार के बैच में। अब इसमें जीके का पोर्शन तो तकरीबन वही है आपका, कोई 99% आपका पोर्शन वही है जीके का। तो रिमेनिंग, क्योंकि इसमें इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है उसको बतौर सब्जेक्ट लेके चलना था, तो उसको उसकी एडिशन हुई है इसमें, इसका बैच में तहसीलदार में, क्योंकि इसको तहसीलदार की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से हमने डिज़ाइन की है। इंग्लिश वाला जो पोर्शन है, जीके का पोर्शन आपका वही है जो बैच जो 12 था उसके हिसाब से। तो सेम चीज़ें, लेकिन इसमें ये है कि इंग्लिश आपको इज़ाफ़ी करवाई जाएगी और बाकी चीज़ें जो है थोड़ी-सी चेंज है। चलें जी, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फर्दर कहीं पे मुलाकात करते हैं। जी, हारिस बोलें। जी, अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने ये पूछना था कि जो हमने लास्ट बैच में कंप्यूटर का सर पोर्शन पढ़ा था ये आपके लेक्चर्स में, सर ये 30% जो इसका सिलेबस आता है उसके लिए इनफ है या सर और भी कोई वेबसाइट वगैरह कंसल्ट करें? उसमें ये है कि वो जो पोर्शन आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया गया है, वो वन पेपर मीन आपका जो 10-12 नंबर का पेपर आता है कंप्यूटर का, वो उस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ था। तो लेकिन क्योंकि यहाँ पे तहसीलदार में, सब इंस्पेक्टर में, नायब तहसीलदार में, यहाँ पे पोर्शन इसका 30% होता है तकरीबन, जो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 30% कंप्यूटर आता है। तो इस वजह से इसका पोर्शन इसको एनहांस भी करना चाहिए, और उसके बाद इसका अगर कोई ऑथेंटिक मटेरियल और कहीं से भी मिलता है तो उसको भी ज़रूर प्रिपेयर कर लेना चाहिए इसके साथ। आप उसके ऊपर फ़ोकस नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ़ 10-12 नंबर के लिए हमने रखा हुआ था, तो उसको एनहांस कर सकते हैं, आप उसको एनहांस करें। जी, नुमान बोलें आप। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि पटवारी भी तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सर मुलाजिम हैं, तो फिर इनको क्यों नहीं तहसीलदार मिनिस्टर कोटा पे एलिजिबल किया जाता? अगर सर हम हाई कोर्ट में रीड करें तो क्या हम कामयाब हो सकते हैं इसमें? अब ये तो डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट किसको अलाउ करता है। अगर आप हाई कोर्ट्स में जाते हैं, तो वहाँ पे जाके फिर जो आपके लीगल एडवाइज़र्स हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर मैनेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे लीगल पॉइंट्स का नहीं पता कि कैसे एलिजिबल करेंगे आपको। जी अच्छा, मैं ये बात जानना चाहता था कि पटवारी से ज़्यादा तो कोई इसमें रेवेन्यू का निज़ाम नहीं जानता, लेकिन उनको भी एलिजिबल नहीं किया जाता, बल्कि क्लरिकल स्टाफ को एलिजिबल किया जाता है। जी, ये जी। भी एक इशू है वैसे। जी, ये मेंशन किए जा सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड बेहतर बता सकता है, या फिर आपका जो वकील होगा वो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सर। सर आपके आइडिया के मुताबिक अभी तहसीलदार की एड को 1.5 से 2 माह सर लग सकते हैं और पेपर को 2.5 माह तक हो सकता है? अच्छा जी, इसमें ये बड़ा क्वेश्चन रहा मुझसे, एक-एक बंदे को आंसर करना यहाँ पे प्रॉब्लम थी। इसमें ये है कि पीपीएससी की तरफ से पोजीशन जो है वो बीओआर की तरफ से जा चुकी है, और उसमें ये है जी कि तकरीबन अभी पीपीएससी का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि जैसे वो रिक्वेजिशन आ जाती है, उसको फाइनल करते हैं, अपने अरेंजमेंट करते हैं, तो तकरीबन वो कोई 15 दिन ले लेते हैं। 15 दिन के बाद जो है ना वो तकरीबन ऐड जो है वो आ जाती है। अब यहाँ पे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेंट्स होने हैं, तो उनको मेबी कुछ जो वेबसाइट है उसको सिक्योर करने के लिए और इस तरह की बाकी चीज़ों को देखने के लिए उनको कुछ करना पड़े। तो मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि 20 दिन के अंदर-अंदर जो है वो नेक्स्ट मंथ में आपकी ऐड आ जाएगी। ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, मेरी अपनी उम्मीद है। ये इसमें किसी किस्म का कोई ऑफ़िशियल या कोई ऐसा कोई सोर्स नहीं है मेरा। मैं वैसे एक अपनी ऑब्ज़र्वेशन के बेस पे बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ में तकरीबन 15 सितंबर तक या 20 मैक्सिमम 20 तक जो है ना वो आपकी ऐड आ जाएगी, और उसमें तकरीबन ये आपको 15 से 20 दिन देंगे जो इसमें आपने अप्लाई करना है, और उसके बाद तकरीबन मुझे लगता है क्योंकि 14 सीट्स हैं
और काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे, तकरीबन को 60-80,000 के लगभग, तो इसमें तकरीबन 1 मंथ और आपको मिल जाएगा प्रिपरेशन का। सो 1 मंथ ये, 15 से 20 दिन ये और 15 से 20 दिन अभी ऐड के आने के, ये तकरीबन 3 मंथ का आपको जो है ना वो अच्छा खासा टाइम पीरियड मिल जाएगा, जिसमें आप लोग जो है वो एक बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी नुमान बोलिए। सर इसमें एज कितनी होती है ये तहसीलदार के लिए, एज लिमिट आप क्या ऐसे है? करें, इसके लिए जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसके लिए आप जो प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट है उसको देख लें, बीपीएससी की जो 2022 में आई है उसको आपको ज़्यादा जो है ना क्लैरिटी हो जाएगी। लास्ट टाइम इसने बीपीएससी ने 28 प्लस 5 इयर्स दिए हुए थे, तो ये एज रिलैक्सेशन है बीपीएससी की तरफ से, 28 इयर्स होनी चाहिए प्लस 5 इयर्स जो रिलैक्सेशन देते होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो वो है। बाकी अगर आपने मज़ीद इसमें देखना है तो आप प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट देखें, उसमें आपको जो है ना वो बेहतर मैनेज हो जाएगा सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम फैसल। सर ये कि सर हमें तो मतलब इस तरह का नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह सर वो जो मतलब सेशन चल रहा है 3 मंथ का, तो सर उसमें तो उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा तो सब कुछ कवर हो जाएगा सर। तो ऐसा हमें तो सर को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं मुझे। आपके सेशन की बात कर रहे हैं, बैच 11 की बात कर रहे हैं? जी सर, जो ये अब तहसीलदार का सर स्टार्ट होना है अच्छा तहसीलदार वाला, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी बात है, उसपे तो सारी चीज़ें आपको डिज़ाइन करके दी हुई है हाँ। और इंशाल्लाह वो फर्दर जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा आपका 7 सितंबर से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे 1 बाय 1 वो इंशाल्लाह सारी की सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी और बाकी चीज़ें भी आपको अवेलेबल रहेंगी।